नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडेलिया, आपका फिजिक्स और बायोलॉजी टीचर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। बताएंगे आपको कि आपका जो सिलेबस है साइंस का, उसको कितने सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, किस सेगमेंट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और फिर साथ में ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज के हिसाब से, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। और फिर डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल का भी, क्योंकि याद रखना 80 मार्क्स का थ्योरी है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आपका कोर्स स्ट्रक्चर। क्लास 10 2027 में आपका एनुअल एग्जामिनेशन है। टोटल आपको 3 घंटे मिलेगा एग्जाम के लिए। आपका जो पूरा सिलेबस है, टोटल 13 चैप्टर है। इस 13 चैप्टर को जो है वो 5 अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला यूनिट है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। टोटल 25 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आएगा। अगला है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर भी टोटल आपको 3 चैप्टर आएगा, 4 चैप्टर। ये भी 25 मार्क्स का है। नेचुरल फेनोमेना 2 चैप्टर, लाइट और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। टोटल 12 मार्क्स, 12 नंबर का यहां से क्वेश्चन आएगा। इफेक्ट ऑफ करंट 13 नंबर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपका 2 चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेस, आवर इन्वायरमेंट, टोटल 5 नंबर का अकेला चैप्टर। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, आवर इन्वायरमेंट को सीरियसली लेते ही नहीं। इस चैप्टर को 5 नंबर का अकेला आ रहा है इससे। ठीक है, टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, जिसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा, ये सब इंक्लूड रहेगा। और टोटल 100 मार्क्स का। चलिए अब बताते हैं आगे। पहला यूनिट है आपका केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। टोटल 25 मार्क्स का। इसके अंदर आपका केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हर चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, क्योंकि होता कई बार क्या है कि एक चैप्टर में हम लोग एंटर किए, फिर उससे एग्जिट किए। अब जो पढ़ना था वो पढ़े नहीं, और जो नहीं, जो हटा दिया गया था सिलेबस में, जो हमारे सिलेबस का पार्ट था ही नहीं, उसको पढ़ के बैठे हैं। तो पता होना चाहिए कि चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर के अंदर टॉपिक कौन सा है। ये जो सीबीएसई है ना, वो ये हमको यहां तक बता देती है कि भाई ये चैप्टर है और उसके अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ये नहीं कि अगर आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पीएचडी लेवल का इसको करके आइए। इसके अंदर कुछ सेलेक्टिवली सेलेक्टेड ये टॉपिक होता है। क्या क्या सेलेक्टेड टॉपिक है? सबसे पहला अगर बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंसिंग करेंगे, कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये है। अगला जो दूसरा चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड रहेगा? एसिड और बेस का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH आयन। देखिए एसिड और बेसिस का जो डेफिनेशन है ना, वो अलग अलग बेसिस पे किया गया है। ठीक है, कभी इलेक्ट्रॉन गेन करने या लूज करने के बेसिस पर, कभी उसका जो टेस्ट के बेसिस पर। जैसे इनिशियल लेवल में, बचपन में हम लोग एसिड बेस को कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई जो खट्टा है एसिड और जो करवा है वो बेस। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो टेस्ट के बेसिस पर नहीं, H प्लस और OH माइनस आयन के बेसिस पर डिफाइन किए। फिर थोड़ा और आगे बढ़े जाइएगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो यहां आपको एसिड और बेस का डेफिनेशन पता करना है, याद करना है, समझना है। किसके बेसिस पर? इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH आयंस। जो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है एसिड, जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है बेसिस या फिर अल्कली। आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इंडिकेटर, कैसे हम लोग एसिड बेस को आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग इंडिकेटर के हेल्प से। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल एंड यूजेस। किसका? एसिड बेस का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस का रिएक्शन। कांसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है? डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। लॉगरिथम से रिलेटेड डेफिनेशन, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन होता है ना, इसमें लॉगरिथम वगैरह वाला डेफिनेशन आता है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको सिर्फ पीएच स्केल का कंसेप्ट चाहिए। देखो ये भी लिख दिया है कि डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, कि भाई उतना पीक लेवल का तुमको याद नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग को लॉग वगैरह पढ़ना है नहीं। ये मैथमेटिक्स में आएगा आगे 11 12 में। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ में, है ना। प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे, क्या क्या उसका यूज है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो अलग अलग सब्सटेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या क्या हम लोग को पता करना है। प्रिपरेशन, इन सब सब्सटेंस को कैसे बनाया जाएगा और इसका यूजेस क्या है, बस इतना।
उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? ये नहीं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज याद किए जा रहे हैं, ये याद किए जा रहे हैं, उतना ज्यादा नहीं जाना है। मेटल एंड नॉन मेटल में आपका क्या क्या रहेगा? मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन उससे कम, तो एक सीरीज है एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल जिससे कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोसेस को समझना है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कोरोजन जंग लगना, उसको कैसे रोकना है। बस ये मेटल एंड नॉन मेटल में बस ये वो टॉपिक है जो आपको, जिसका की कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगला अगर हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, ये थोड़ा सा आपका लेंदी कह सकते हैं। इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, यही है कोवेलेंट बॉन्ड। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो इस पर और डिस्कस करेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, हर जगह कार्बन ही कार्बन है, जाहिर सी बात है इसका कुछ खूबी होगा। तो क्या वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, ऐसा क्या कर सकता है कार्बन, कैटानेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है जो कार्बन के पास है। हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, नोमेनक्लेचर कि भाई दुनिया में इतना सारा सब्सटेंस है तो क्या कुछ भी नाम दे दें, तो नाम देने का एक सिस्टम बनाया गया है, नोमेनक्लेचर सिस्टम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जिसको कहते हैं। ये नहीं कि कोई भी सब्सटेंस डिस्कवर हुआ हम उसको कुछ भी नाम दे दिए अपने मन से, ठीक है, कि भाई इसका नाम आज से रहेगा सोहित, क्यों, क्योंकि हमारे पिताजी का नाम है, ऐसा नहीं। नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाया गया है, तो वो आपको नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ना है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, और कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब देख फिर यहाँ पे कितना अच्छे से मेंशन कर दिया है कि भाई इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस, उससे ज्यादा नहीं। सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ, ये है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि रहेगा टोटल 25 मार्क्स का। अगला है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, टोटल इसमें 4 चैप्टर, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। और कितने मार्क्स, 25 मार्क्स का, 25 नंबर का ये 4 चैप्टर। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस, आप कहेंगे सर कितना छोटा चीज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सबसे लेंथी चैप्टर यही है बायो का। इसमें आपको क्या पढ़ना है, लिविंग बीइंग का बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल में, प्लांट में न्यूट्रिशन, एनिमल में न्यूट्रिशन, प्लांट में रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन एनिमल। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर को ना हम 7-8 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये सबसे लेंथी चैप्टर, अभी दिखने में सिंपल लग रहा होगा लेकिन ये होने वाला है सबसे लेंथी चैप्टर। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम लोग हैं और सिलेबस बिल्कुल अपना टाइम पे रहेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इन प्लांट, एनिमल और प्लांट में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरीके से ऑर्गन जो है वो कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, कौन कौन सा प्लांट हार्मोन्स है, मेनली 5 हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑन केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अंदर जो इंडोक्राइन सिस्टम है उस इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है और उस इंडोक्राइन ग्लैंड का कुछ हार्मोन्स और उस हार्मोन्स का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर आएगा हमारा अगला चैप्टर रिप्रोडक्शन, ऑलरेडी आप लोग क्लास 8 में पढ़े भी हैं। तो यहां हम लोग क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन प्लांट, असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीडेड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाएगा, है ना, सेफ सेक्स वर्सेस एचआईवी एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। क्लियर है? तो ये सब इंपॉर्टेंट है जिसको हमको ध्यान रखना है। अगला जो है, इस बार भी इससे एक क्वेश्चन आया था रिप्रोडक्शन, सब कैसा क्वेश्चन आया था कि व्हाई प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन इज बैंड इन इंडिया। किसी एक सेट का क्वेश्चन था कि जो हम लोग पहले ही सेक्स को पता करने का कोशिश करते हैं कि भाई बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है, उसको इंडिया में क्यों बैन कर दिया गया है। तो ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अक्सर क्या है कि हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और इन सब क्वेश्चन को जिक्र ही नहीं करते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हर एक एस्पेक्ट पे बात किया जाएगा, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एक एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है हेरिडिटी। अच्छा, ये तो था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन आपके लिए बहुत एक खुशखबरी है कि भाई इवोल्यूशन का पार्ट हटा दिया गया है। हेरिडिटी जिसमें मेंडल का कंट्रीब्यूशन, सोचिए कितना महान साइंटिस्ट थे,
इतना सारा डिस्कवरी दिया, लेकिन जीते जी कोई क्रेडिट नहीं मिला। और मरने के 16 साल बाद मेंडल बिकम द फादर ऑफ मेंडल। तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या आखिर इनका ऐसा डिस्कवरी था, और क्यों जब ये दिए वो रिसर्च लोगों के सामने तो क्यों लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और बाद में फिर क्यों इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो इन्होंने दिया था, टोटल 4 लॉ है ना, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सेक्स डिटर्मिनेशन ब्रीफ का मतलब संक्षेप में बात करेंगे कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, और ह्यूमन में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, अगला हमारा यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 3, नेचुरल फेनोमेना। ये टोटल 12 नंबर का रहेगा। इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर होगा, लाइट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं लाइट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, किस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इमेज फॉर्मेशन, मिरर फार्मूला, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर। अब देखो बहुत बार बच्चा क्या करता है ना, और कुछ टीचर्स भी क्या करते हैं ना, कि थोड़ा सा आप खुद को बताने के चक्कर में मिरर फार्मूला को डेराइव करने लगते हैं। कोई यहां लिख दिया है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर, बस सिंपल मिरर फार्मूला 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस बच्चे को इतना बता देना है कि भाई ये फार्मूला है। अब इस पे बेस्ट तुम क्वेश्चन बनाओ, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट बिल्ड करो। ये कैसे आया है इस पे ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट लिख दिया है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस किस तरह का इमेज बनाता है, लेंस फार्मूला। फिर यहां भी लिख दिया है लेंस फार्मूला का डेरिवेशन नहीं चाहिए, सीधे बताइए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और उस पे क्वेश्चन बनाना शुरू, कंसेप्ट क्लियर करना शुरू, डेरिवेशन नहीं चाहिए। मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस, ये रहेगा लाइट से। अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लेंस, एक इंसान के आंख का जो लेंस है वो किस तरीके से काम करता है, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और फिर उसका करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां यूज है, और अलग अलग लेंस का भी यूज, कॉनकेव मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज, कॉनकेव लेंस का यूज, कॉन्वेक्स लेंस का यूज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, जब लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो किस तरीके से रिफ्रैक्ट करता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इसका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। और फिर लिख दिया है एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ सन एंड सनराइज एट सनसेट। हम जानते हैं सनराइज और सनसेट के वक्त जो सन का कलर है वो कैसा होता है, रेड, रेडिश येलो टाइप। तो क्यों होता है ये नहीं पढ़ना है, एक्सक्लूडिंग। ठीक है, अगला है यूनिट 4, इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपका टोटल 13 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर भी 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ना रहेगा हमको, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और एंड इलेक्ट्रिक दोनों के बीच का रिलेशन यानी कि ओम्स लॉ। फिर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि भाई आयरन कैसे काम करता है, फिलामेंटस बल्ब कैसे काम करता है, फ्यूज कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक पावर एंड रिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर। टोटल यहां से 3 फॉर्मूला आएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। तो ये कैसे आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब बनाएंगे हम लोग, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। फिर अगला रहेगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कैसा फील्ड होता है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसे फोर्स क्यों लगता है, और यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मजा आएगा। फिर डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको डीसी एसी भी कहते हैं, निकोला टेस्ला सुने होंगे, यही वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम था। और एडिशन, डायरेक्ट करंट के फाउंडर कह सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, बार बार क्वेश्चन पूछता है 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज किया। अब लोग याद करके बैठा है कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज का है, तो 50 लिख के चला आया, गलत। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी कि 100 टाइम्स जो है डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये सब पढ़ेंगे। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, अल्टरनेटिंग करंट का क्या फायदा है,
और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसे डिजाइन किया गया है, ये पढ़ेंगे। अगला है यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज, 5 नंबर का है और इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, क्या क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में, फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, ओजोन डिप्लीशन, ये जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में ये धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है, खत्म हो रहा है, ओजोन होल बन रहा है, उसके बारे में, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, जो अलग अलग तरीके का कचरा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। अब दिखने में ये बड़ा आसान लग रहा होगा लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है 80 नंबर का। क्या बस इतना ही 20 नंबर को छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत बार क्या ऐसा होता भी है कि प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन आता है, तो टोटल 15 प्रैक्टिकल है। सबसे पहला प्रैक्टिकल आपका केमिस्ट्री का है जिसमें आपको ये जो अलग अलग सब्सटेंस है इसका पीएच निकालना है और स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन देयर इंटरेक्शन विथ, इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो एसिड और बेस किस तरीके से बिहेव करेगा, यह है आपका केमिस्ट्री का पहला प्रैक्टिकल। फिर अगला होगा आपका परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाइंग देम इनटू, अलग अलग रिएक्शन को आपको परफॉर्म करना है और उसको क्लासिफाई करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब कुछ। तीसरा, ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम मेटल ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन, ये अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन में ये अलग अलग जो मेटल आपको दिख रहा है इसका क्या इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। अगला, स्टडिंग एंड डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V और I के बीच का रिलेशन, यानी कि ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे और यहां हम लोग प्रूफ करेंगे, ये जितना प्रैक्टिकल है ना वो प्रैक्टिकल भी यहां परफॉर्म करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ को। फिर VI के बीच में ग्राफ, अच्छा ग्राफ VI के बीच में और क्वेश्चन कभी कभी IV ग्राफ से आ जाता है तो ये भी डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा, कितना होगा, तो मैथमेटिकली तो देखेंगे ही, थ्योरी में प्रैक्टिकली पता भी करेंगे, चेक करके दिखाएंगे कि भाई देख कितना आ रहा है, सीरीज में जोड़े हैं तो, पैरेलल में जोड़े हैं तो इतना आ रहा है, अब कैलकुलेट करो देखो उतना आया, दोनों मैच करेगा। तो जो थ्योरी है उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करेंगे। प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ ए लीफ पिल, सो स्टोमाटा, स्टोमाटा को देखेंगे, शुद्ध आ रहा है ना, कि टाइनी पोर जिसके थ्रू प्लांट सांस लेता है, देखेंगे भाई कि उसके पास कैसा है सांस लेने वाला ऑर्गन, हालांकि ऑर्गन नहीं है, एक apparatus है। एक्सपेरिमेंटली सो CO2 इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, देखेंगे सब बोलता है ना कि हम लोग सांस छोड़ रहे हैं उसमें CO2 है, भाई कैसे मान लें, हमको तो नहीं दिख रहा है, तो प्रूव करेंगे। अगला, स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एंड इथेनॉइक, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, इसका प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ऑर्डर यानी कि स्मेल क्या है, सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑन लिथमस, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा। अगला है स्टडी ऑफ कंपैरेटिंग क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप ऑफ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, क्लियर है। तो हम लोग पढ़ेंगे सोप और जो है साबुन हार्ड वाटर के साथ किस तरीके से बिहेव करता है। अगला आपका 10 नंबर रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल यहाँ एक्सपेरिमेंट होगा, चेक करेंगे सब कुछ। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जब लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नहीं तो बोल दिया जाता है डायग्राम बना दो इसका। अगला है स्टडी बाइनरी फिजन, अमीबा में बाइनरी फिजन को स्टडी, बडिंग ऑफ ईस्ट, ये सब भी स्लाइड के थ्रू चेक किया जाएगा, ठीक है। और ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब लाइट ग्लास प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, ये सब आपका रहेगा एक्सपेरिमेंट। और अगला एक्सपेरिमेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो इन डाइकोट सीड, मटर का, चना का और राजमा का बीज ला करके दिखाएंगे कि भाई इसमें इंडोस्पर्म कौन है, इसमें कॉटिलेडन्स कौन है, इसमें सीड कोट क्या है, तो ये सब पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ये है आपका टोटल 15 प्रैक्टिकल जो होने वाला है 20 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन आता है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, प्रैक्टिकल से 5-6 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है। अगला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगर बात करें एमसीक्यू आपका 16 से 20 रहेगा, टोटल अप्रॉक्स 20 मार्क्स का, ये अप्रॉक्स में बता रहे हैं। 2 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा 12 नंबर का, 3 मार्क्स का टोटल 7 क्वेश्चन 21 नंबर का, 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन केस बेस्ड, 3 केस बेस्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जनरली 12 नंबर का, भाई देख 5 नंबर का लॉन्ग 3 15 नंबर का, ये है आपका टोटल क्या बोलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगला बात करें चैप्टर वाइज, अप्रॉक्स बता रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल 8 से 10, लाइफ प्रोसेस 8 से 9, लाइट 8 से 10 नंबर का, इलेक्ट्रिसिटी 6 से 7, हेरिडिटी 6 से 8, और आवर इन्वायरमेंट भाई जिसको छोड़ रहे थे 5 नंबर। तो ये वो चैप्टर है जो खुद में एकदम दबदबा रखता है,
क्वेश्चन पेपर का अगर पैटर्न का बात करें, टोटल आपका 39 क्वेश्चन रहेगा, 39 क्वेश्चन रहेगा, 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। अच्छा, इस बार बहुत बढ़िया कर दिया है, 3 अलग अलग सेक्शन रहेगा, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बायोलॉजी 30 मार्क्स का, केमिस्ट्री 25 और फिजिक्स 25, मतलब यहां भी बायो जो है वो डोमिनेट कर रहा है, 30 मार्क्स का रहेगा बायो, तो जोड़ भी देना। और 5 चैप्टर भी है, सबसे लेंदी भी कह सकते हैं बायो है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। आई होप आपको अब साल भर का जो रोड मैप है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई साल भर साइंस को कैसे पढ़ना है, पूरे साल। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, किस चैप्टर, वैसे तो हमको सारा चैप्टर को इक्वल समझ, मतलब इक्वल में लेना है, लेकिन फिर भी ये भी देखना है किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस देना है, किस पे थोड़ा सा, कौन चैप्टर हमारा वीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे। और साथ में प्रैक्टिकल छोड़ेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल भी यही होगा, क्योंकि हम लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, किसी भी तरह का डाउट है। बाकी मिलते हैं हम लोग 2 अप्रैल से। थैंक यू, जय हिंद।